अब की बार 400 पार। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने से पहले ऐसे दावे बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के हर नेता कर रहे थे। वहीं जैसे ही एग्जिट पोल आया तो बीजेपी के लिए जश्न का माहौल बन गया था। न्यूज चैनल्स पर बीजेपी के प्रवक्ता जीत का बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। यूपी ने चौंका दिया, राजस्थान ने चौंका दिया, कई राज्यों ने चौंका दिया। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफा कहे जाने वाले मुकाबले को बराबरी की लड़ाई बनाने की कहानी किसने लिखी? आखिर राहुल अखिलेश की जोड़ी ने यूपी में ऐसा क्या किया कि पूरा चुनाव ही पलट गया? चलिए समझते हैं कैसे बाजी पलट गई और 400 पार से डायरेक्ट 292 पर एनडीए कैसे आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। राम मंदिर, मंगलसूत्र, घुसपैठ, ये मुस्लिम इलेक्शन कमीशन को छोड़कर शायद सबको दिख रहा था कि पीएम मोदी और बीजेपी के लिए धर्म चुनावी मुद्दा है। पार्टी मंच से लगातार इंडिया गुट को इस मुद्दे पर घेर रही थी। बीजेपी जनता को सिर्फ अपना कथित धार्मिक रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा रही थी, बल्कि वो बार बार इशारा विपक्ष की पार्टियों की ओर भी कर रही थी, जिन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन को राजनीतिक समारोह बताकर नकार दिया था। इसी कड़ी में आगे मछली, मुस्लिम और मंगलसूत्र जैसे शब्द आते गए। इसके बावजूद सबसे खास बात यह रही कि राहुल से लेकर अखिलेश तक ने बीजेपी की पिच पर खेलने से इनकार कर दिया। उन्होंने चुनाव, महंगाई, बेरोजगारी और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर लड़ा। विपक्ष कहता रहा कि उसके लिए धर्म निजी आस्था का विषय है। यूपी में पेपर लीक हुआ तो राहुल मंच पर ही स्टूडेंट को माइक पकड़ा रहे थे। इंडिया गुट एक सुर में अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा कर रहा था। खटाखट खटाखट खटाखट, इंडिया गुट को मोदी फैक्टर का तोड़ चाहिए था और राहुल से अखिलेश तक ने फ्रंट फुट पर खेलते हुए ठीक वही किया। मोदी के एग्रेसिव प्रचार का जवाब उसी अंदाज में दिया। 2014 और 2019 में सोशल मीडिया के एल्गोरिदम जिस तरह राहुल गांधी को इनमैच्योर करार दिया था, वो 5 साल बाद मंच से मोदी को ललकार रहे थे। जिस राहुल की फिसली जुबान को मीम बनाकर राइट विंग के ट्विटर हैंडल से शेयर किया जाता था, अब वही राहुल गांधी पीएम मोदी की बात को निकालकर निशाना साध रहे थे। अब सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में राहुल नैरेटिव बदल चुके थे। कुछ ऐसा ही अप्रोच इंडिया गुट के दूसरे बड़े नेता भी कर रहे थे। तेजस्वी ने अपने पिता लालू यादव वाला अंदाज अपनाया। वो मंच पर बीजेपी और सीधे मोदी पर निशाना साधते हुए गाना सुना रहे थे। कोई कसर बाकी रही तो स्पीकर से मोदी के पुराने वादों को चलाकर चुटकी ले रहे थे। अखिलेश से केजरीवाल तक सबकी राजनीतिक बैटिंग का स्टाइल यही रहा। ऐसे में जनता के सामने मैसेज यही गया कि इंडिया गुट पिच पर टिकने के लिए आया है। वैसे इंडिया गुट में शामिल कुछ पार्टियों गठबंधन में भी थी और चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ भी। मैं गठबंधन में हूं कहने के साथ ही ममता बनर्जी उसी लाइन में बंगाल की जंग अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी थी। ऐसा ही हाल पंजाब में भी था। केजरीवाल के लिए दिल्ली और हरियाणा ग्रेवी थी, यानी वो यहाँ कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार हो गए, लेकिन पंजाब में जिससे सत्ता की चाबी छीनी थी उससे हाथ मिलाने को राजी नहीं हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों इंडिया गुट में शामिल थी, लेकिन कश्मीर में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। ये सब होने के बावजूद अपने अपने राज्य की इन प्रमुख शक्तियों ने गठबंधन नहीं छोड़ा। जनता के बीच एक इमेज गया कि ये साथ साथ हैं। और बीच बीच में सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा था वो ये कि मोदी नहीं तो कौन। बार बार उठते यह सवाल सिर्फ टीवी पर बैठे एंकर्स या फिर बीजेपी के प्रवक्ता के नहीं थे। चाय की टपरी पर बैठी जनता भी यही पूछ रही थी। और यह सवाल सिर्फ इस बार के चुनाव में नहीं, 2019 में भी पूछा गया था। इंडिया गठबंधन की ओर से इसका जवाब नहीं आया। अब नतीजे को देखकर लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की यह रणनीति काफी ज्यादा काम आई है। वहीं बीजेपी इस बार के चुनाव में सरकार के काम से ज्यादा मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मांग रही थी। खुद पीएम मोदी ने अपने 155 चुनावी रैलियों में 2862 बार मोदी मोदी कहा। इसका जवाब में जनता के सामने चेहरा रखने की जगह इंडिया गुट ने संयुक्त मोर्चा खड़ा किया। राहुल गांधी मंच पर जब जा रहे थे तो उनके हाथों में संविधान था।
राहुल बार बार बोल रहे थे कि यह संविधान बचाने का चुनाव है। इंडिया गुट बीजेपी पर आरोप लगा रहा था कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आती है तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। मजबूरन मोदी को भी आश्वासन देना पड़ा कि ऐसा कोई इरादा नहीं है, यानी कि वो इन लोगों की, विपक्ष की जो रणनीति थी उस पर खेलने पर मजबूर हुए। वहीं सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना और जितनी आबादी उतना हक का नारा इंडिया ब्लॉक के प्रमुख मुद्दों में से एक रहा। बिहार में जाति जनगणना करने के बाद डेटा जारी हुआ तो राहुल से तेजस्वी तक उसका हवाला देकर दलितों और पिछड़े वर्ग को बताते रहे कि तमाम मोर्चे पर आपकी हिस्सेदारी आबादी के अनुपात में नहीं है। इंडिया गुट ने यूपी में बड़ा माइलेज हासिल किया है, इसके लिए अखिलेश यादव क्रेडिट ले सकते हैं। उन्होंने जिस तरह टिकट बंटवारा किया उसमें पीडीए की सोशल इंजीनियरिंग दिखी। पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। एसपी के 62 उम्मीदवारों में से यादव समुदाय के केवल 5 उम्मीदवार थे, जबकि 2019 में एसपी के 37 उम्मीदवारों में से 10 यादव चेहरे थे। ऐसा करके समाजवादी पार्टी ने अपने मूल यानी यादव मुस्लिम वोट बैंक को तो बनाए रखा, लेकिन साथ ही बीजेपी के गैर यादव ओबीसी वोट में भी सेंध लगा दी। वोट शेयर के मामले में समाजवादी पार्टी भले बीजेपी से पीछे है, लेकिन सीट कहीं ज्यादा। वहीं जिस राम मंदिर के भरोसे बीजेपी पूरे देश में 400 पार की उम्मीद कर रही थी, उस राम मंदिर का असर उसी सीट पर नहीं दिखा जहां पर राम मंदिर है, यानी अयोध्या। दरअसल उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट पर बीजेपी हार गई, यानी अयोध्या की नगरी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। यूपी से ही बीजेपी को सबसे बड़े उलटफेर का सामना करना पड़ा है। बीजेपी को पिछली बार से जो 63 सीटें कम मिली हैं, उसमें 29 सीटों का नुकसान तो उसे अकेले उत्तर प्रदेश में हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से अपने दम पर 62 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी 33 सीटें ही जीत सकी। हार की वजह क्या लगती है आपको दोस्तों? हमें कमेंट में जरूर बताएं।